जम्मू कश्मीर में अब कानून बदलने जा रहे हैं। जो किराएदार रखते हैं या जो लैंडलॉर्ड है, मालिक मकान है, उनके लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में जो बिल पास हुआ था, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिल पेश किया, उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने बिल को पास किया, जम्मू कश्मीर टेनेंसी 2024 बिल। और इस बिल को लेकर जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने कल प्रोटेस्ट रखा है और पूरा काम सस्पेंड रखा है। मेरे साथ जुल्करनैन बातचीत करने के लिए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये बिल पास हुआ, अब कानून बना कि मालिक मकान और जो किराएदार हैं उनके लिए एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है और कोर्ट से पावरें छीन ली गई और एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स गई। इससे पहले भी एक रूल बना कि जब आपसे रेवेन्यू पावर्स छीन के एग्जीक्यूटिव को दिए गए, एसडीएम्स को दिया गया कि वो रजिस्ट्रीज करें लैंड की। और अब इस बार ये हुआ कि आपसे ये पावर्स भी छीनी गई, ये कह के कि कोर्ट में बहुत लंबी देर तक केस चलते हैं और इन केस को फास्ट ट्रैक लाने के लिए एग्जीक्यूटिव के पास ये डीएम्स को पावर दी गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स बनाए, उनका जो वो अथॉरिटी रहेंगे। तो किस तरह देखते हैं, और जो कल काम आपका सस्पेंड है, स्ट्राइक है, प्रोटेस्ट है, उस पर ज़रा बताइएगा। देखिए मसूद साहब, ऐसा है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो रियासत का दर्जा था उसको यूटी में तब्दील किया गया, जिससे तमाम लोग वाकिफ़ हैं। बहुत सारे नए कानून जो कि पूरे देश में लागू थे उनको जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और सेंट्रल एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए। उन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में सबसे पहले, इस एक्ट पर आने से पहले, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सर्विस मैटर थे, यानी कि सर्विस के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, सीनियरिटी, सस्पेंशन, डिसमिसल एंड ऑल अदर इशू परटेनिंग टू सर्विस, वो सारे मामलात जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन होती थी और वहीं पर केस चलता था। लेकिन जो ही 2019 में स्टेटहुड ख़त्म हो गई, यूटी में तब्दील हो गया, तो ये सारी पावरें जो है सर्विस मैटर की भी जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो गई और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाना पड़ा और उसके पास ये जुरिस्डिक्शन गई और 50,000 केसेस जम्मू से और कश्मीर से कैट को ट्रांसफ़र किए गए। 6 साल हो गए, लेकिन आज भी वर्चुअल हियरिंग कैट की यहाँ चल रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे पाए। हमने यूटी तो बनाई, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं है कि जहाँ पर फिज़िकली इन केसेस की हियरिंग हो। आज भी वर्चुअल कोर्ट चल रही है। एक पहलू ये 50,000 केसेस जुडिशरी से यहाँ ट्राइब्यूनल में चले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी थी वो भी कोर्ट के पास पावरें हुआ करती थी। सारी रजिस्ट्री का प्रोसेस, सेल डीड्स जितनी होती थी वो कोर्ट में रजिस्टर होती थी, वो भी ख़त्म हो गई और ये पावरें जो है रेवेन्यू कोर्ट्स को दी गई। आज सब रजिस्ट्रार अपॉइंट किए गए, कहीं पर एसडीएम हैं, कहीं पर तहसीलदार के पास पावरें हैं। तो रजिस्ट्री का सारा प्रोसेस जो है वो आज जो है वो रेवेन्यू कोर्ट के पास है, जुडिशरी के पास नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं, वासी हैं, क्योंकि यहाँ हर आदमी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक, और सरफेसी के तहत जितनी कार्रवाई बनती है उसकी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास थी। लेकिन चूँकि जम्मू कश्मीर में डेट ट्रिब्यूनल, रिकवरी ट्रिब्यूनल नहीं है, जिसको हम DRTB कहते हैं, तो वो सारे मामला जो है डेट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के पास पावरें हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के किसी आदमी को बैंक ने अगर नोटिस और सर्विसेज और जो भी पावर एक्सरसाइज अंडर सरफेसी एक्ट की है उनको केस करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वहाँ ट्रिब्यूनल है। तो ये पावर भी जुडिशरी के पास नहीं है। इसके अलावा अभी उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये फैसला किया और एक नया कानून यहाँ पर पास किया है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर टेनेंसी एक्ट 2025, जिसमें एक और चीज़ सामने आई। उसके ऊपर आने से पहले, क्योंकि हमारे बहुत सारे लेजिस्लेचर वकील हैं जो कि हमारे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े एमिनेंट लोग लेजिस्लेचर हैं, उनकी मौजूदगी में ये कानून पास किया गया। कोर्ट बना दी है अब रेंट अथॉरिटी जो है, रेंट के परटेनिंग रजिस्ट्रेशन, डिस्प्यूट बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, कोई भी डिस्प्यूट है वो सारे के लिए जो कोर्ट की अथॉरिटी बनाई है वो रेंट अथॉरिटी इन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को बना दी है। इस सेक्शन 30 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सारी पावरें अब जो एक्सरसाइज होनी हैं, तो ये रेंट अथॉरिटी जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डीएम्स के पास, डीएम सब के पास है
अब आपको अगर रेंट डीड करनी है तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी भी यही है। आपका कोई डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड ऑनर है, वो पहले कोर्ट में केस चलता था, कोर्ट के पास पावर थी, जुडिशरी देखती थी कि कैसे इस मामले को लेना है, किस तरह इसको सेटल करना है। बट अब ये सारी पावरें जो हैं ये रेंट अथॉरिटी को दे दी हैं। रेंट ट्रिब्यूनल उसके बाद फैसले को सुनेगा। तो कहने की ये बात है कि लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे क्या है कि फास्ट ट्रैक जल्दी मसले हल हो जाएंगे। और जिस तरह कोर्ट में केसेस होते थे, बहुत सारे केसेस पेंडिंग्स हैं और बहुत सारे केस अभी तक चल रहे हैं, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये बिल पेश किया गया था। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब के पास क्या क्या पावर हैं। क्या आप डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाते हैं, मुलाकात का मौका भी मिलता है? कभी तो वो मीटिंग में बिजी हैं, बिकॉज वर्कलोड इतना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा, आप देखिए ज़रा बाइफर्केशन ऑफ पावर्स अगर आप देखेंगे, एक आम आदमी डिप्टी कमिश्नर साहब से मिल नहीं सकता दिन को, आपको फ़ोन करवाना पड़ेगा किसी से, घंटों उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। और आजकल उनको टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर ऊपर जवाब देइए, कभी कोई चिट्ठी है उसका रिप्लाई में उसमें बिजी। एडिशनल पावरें डीसी साहब के पास कई दी हुई, उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट्स को वो देख रहे हैं। ये सारी पावरें एक्सरसाइज करने के बाद अब आप रेंट कंट्रोल अथॉरिटी भी बना रहे हैं। ये सारा बर्डन जो है आप शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे जनता को नुकसान होने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे जो आम लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा? कि जिस तरह बताया गया कि जब अगर किराए पे अपना मकान कोई किसी ने लगाना है, उसने एक अथॉरिटी डीएम है, उसके पास 2 महीने का रेंट डिपॉजिट करना है, अगर वो घर के लिए है, अगर कमर्शियल है 6 महीने का रेंट डिपॉजिट करना है, तो उसका क्या प्रावधान है, वो किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए, ये फ़ायदेमंद हरगिज़ जो है इस अथॉरिटी के पास, रेंट अथॉरिटी के पास नहीं हो सकता। आपको स्पेशल वकील को लेके कहाँ जाना पड़ेगा? रेंट अथॉरिटी के पास। कोर्ट में तो वकील मौजूद है, लेकिन जब आपको स्पेशली लेके उसको रेंट डीड को आपको टेस्ट करवाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए अगर वहाँ लेके जाना है, तो ये आवाम के लिए बर्डन है। जब कोर्ट में है तो वकील मौजूद है, वहाँ काम चल रहा है, वो रूटीन में करेंगे। अब डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में हो गया, तो स्पेशल आपको वकील को लेके रेवेन्यू कोर्ट्स में जाना है, या जो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन्होंने इसमें डेजिग्नेट की हैं उनके पास जब जाना है, तो आप देखिए ये बर्डन किस पे लाई करता है? पब्लिक पे या एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर। तो नुकसान किसको है? नुकसान आवाम को है। अगर वहीं कोर्ट में करेंगे तो वहाँ की फंक्शनिंग और रेवेन्यू कोर्ट्स की फंक्शनिंग में आप देखिए कितना ज़मीन आसमान का फर्क है। एक बात हो जी, रेवेन्यू कोर्ट्स में जिन लोगों के केसेस पेंडिंग है, अपीलें पेंडिंग है, एक म्यूटेशन की अपील की सुनवाई होते होते वक्त लग जाता है। एंड सेकंड, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इनकम्पिटेंट लोग हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनको लॉ की नॉलेज नहीं होनी। हो सकता है IAS ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है फिज़िक्स, उन्होंने पढ़ा है केमिस्ट्री, उन्होंने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी, वो करके आए हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो आए हैं डॉक्टर बैकग्राउंड से, राइट। तो एडजुडिकेशन करना, लैंड एक्ट्स पढ़ना, रेवेन्यू को पढ़ना, टेनेंसी को पढ़ना, और ये पावरें एज अ कोर्ट आप एक्सरसाइज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आवाम के लिए किसी भी लिहाज से फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है उसने ये बिल असेंबली में पेश किया, उसके बाद LG मनोज सिन्हा ने उस बिल को पास किया, राइट। तो क्या वो जो चुनी हुई सरकार थी उसने सोच समझ के बिल पेश नहीं किया जिस तरह आप कह रहे हैं? बिल के अगेंस्ट में नहीं हूँ। बिल जो है वो रेगुलेट कर रहा है एक सिस्टम को, सो दैट टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बिटवीन जो डील हो रही है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, उसको रेगुलेट करेगा ये एक्ट। आई एम नॉट अगेंस्ट द एक्ट, बट आई एम अगेंस्ट द सम प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज पर सेक्शन 30 के खिलाफ अथॉरिटीज बनाई गई है। क्योंकि जो अथॉरिटी आपने बनाई, आपने कोर्ट की पावर एक्सरसाइज करने के लिए रेवेन्यू को दी। ये मेरा पॉइंट है कि आपको ये पावरें, और मुझे खुशी होती कि हमारा कोई लेजिस्लेचर जो लॉ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो असेंबली में ये कहते हैं कि ये पावरें, ये एक्ट ठीक है, लेकिन ये जो पावरें आप रेवेन्यू कोर्ट को दे रहे हो, ये जो आप एग्जीक्यूटिव लोगों को दे रहे हो, ये जुडिशरी के पास रखो। ये रेंट अथॉरिटी आपको कोर्ट में रखनी चाहिए थी। इसको आपको डेजिग्नेट नहीं करना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कि आप उनके पास जाके अपना केस करेंगे। आप अपनी कार्रवाई के लिए आपकी रेंटिंग अथॉरिटी, आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है वो ये होंगे। ये आप अगर नहीं करते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब रेंट कोर्ट भी आपने इन्हीं को बना दिया, रेंट ट्रिब्यूनल्स भी आपने पावरें इन्हीं को दे दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट जो सेक्शन 40 कहती है, बार द इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स,
यानी कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी आपने बार की कि यहाँ के फैसलों के ऊपर, यहाँ की फंक्शनिंग के ऊपर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ये जो प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस के एज अ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ में ख़िलाफ़ हूँ। और मुझे खुशी होती कि हमारे जो लेजिस्लेचर लॉ बैकग्राउंड से थे वो ये कहते कि ये पावरें और ये अथॉरिटी जो है ये आप जुडिशरी के पास रखते तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस तरह से कल आपका काम बंद है जी, और आपने एक वो प्रोटेस्ट भी होगा इसके खिलाफ, क्या आपको लगता है कोई हल निकलेगा? क्योंकि बिल पास हो चुका है। इससे पहले भी जब रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ एसडीएम्स को दी गई थी तब भी आपने मसला उठाया था, बातचीत की थी, बाहर शायद आपने स्ट्राइक भी की थी शायद, तब भी वो मसला आपका हल नहीं। क्या आपको लगता है कि ये कल जो प्रैक्टिस आप करेंगे, जिस तरह से काम बंद है, कल प्रोटेस्ट होगा, तो कोई हल निकलेगा इसका? देखिए, बार एसोसिएशन जम्मू की एक बहुत बड़ी आवाज़ है और हम ये समझते हैं और तमाम जम्मू के वासी ये जानते हैं कि जब तमाम पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर फेल हुई हैं उस वक़्त बार एसोसिएशन ने बड़ी मजबूती के साथ जम्मू के इश्यूज़ के ऊपर लड़ाई लड़ी है। आपको याद होगा कि हम तो बहुत अपने सीनियर से सुन रहे हैं कि दरबार मूव जो था इसको क्लोज़ कर दिया गया था कि मूवमेंट नहीं होगी। उस वक़्त बार एसोसिएशन जम्मू ने एक बहुत मजबूती के साथ अंडर द लीडरशिप ऑफ दी देन प्रेसिडेंट DK खजूरिया साहब, बहुत ही सीनियर वकील हैं, वो उस वक्त प्रधान होते थे, तो एजिटेशन लड़ी बार एसोसिएशन ने कि भाई दरबार की मूव को हम क्लोज़ नहीं होने देंगे। कश्मीर को एम्स मिला, अभी रिसेंट जम्मू को एम्स नहीं मिला था। बार एसोसिएशन ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में भी कामयाब हुए। आज आप देख रहे हैं जम्मू को भी एम्स मिला। लेकिन ये वकला की लड़ाई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये मजबूती के साथ इससे पहले भी कई बार बात रखी गई और हमारे साथ कमिटमेंट हुआ था वकला हजरात के साथ कि हाँ आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दी जाएगी। ये एक इशू को लेके कल का हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, एक इशू के ऊपर नहीं है, बल्कि मल्टीपल और 3 इश्यूज आर मेंशन इन अवर टुडे नोटिस। फर्स्ट, एक मल्टी स्टोरी जो हमारी बिल्डिंग की डिमांड को हमारे साथ कमिटमेंट किया गया था कि ये बनेगी इस हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में, जहाँ से सारे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस चलेंगे, ये ट्राइब्यूनल्स चलेगा और उसके साथ कैट का बेंच वहाँ से चलेगा, सो दैट एक वकील दिन को कहाँ कहाँ भागेगा। आप वजारत रोड पे जाएंगे कैट में केस करने के लिए, आप रेंट डीड रजिस्टर करवाने या उसका डिस्प्यूट के लिए आप DC ऑफिस में जाएंगे, डिविजनल कमिश्नर की कोर्ट में आपकी कोई रिवीजन फाइल है, कोई अपील है, आप वहाँ जाएंगे। तो पब्लिक के लिए भी वकील को हायर करना फिर मुश्किल हो जाता है और वकील के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो जगह जगहों पर दूर है। तो यही अल्टरनेट निकाला गया था कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दी जाएगी, जैसे चंडीगढ़ में है, पंजाब में है और बहुत सारी जगहों के ऊपर इस किस्म की बिल्डिंग्स हैं। तो एक ही प्रीमिसेस के अंदर हूँ, सो दैट पब्लिक के लिए भी और वकीलों के लिए भी आरामदा भी हो, ईजी भी हो, एक्सेसिबल हो। वो डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुई, एक इस बात को लेके है। और दूसरा, ये जो प्रावधान मैंने आपको बताए हैं इस एक्ट में, इनको या तो रिवोक किया जाए या इनको अमेंडमेंट की जाए, इनमें लाई जाए 2 पॉइंट। और तीसरा ये है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ट्रैफिक कोर्ट है ये भी कोर्ट प्रीमिसेस से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो तीसरा यही पॉइंट है कि हम किसी भी अदालत को, चाहे वो ट्रैफिक कोर्ट हो, उसको अपने कोर्ट प्रीमिसेस से बाहर नहीं जाने देंगे और वकील को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वकील की सर्विसेज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इशू, एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दूसरा जो अमेंडमेंट इसमें रिक्वायर्ड है, ये जो अथॉरिटी आपने रेंट अथॉरिटी रेवेन्यू को बना दिया, डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर को बना दिया, इसको चेंज करके कोर्ट को ये पावरें दी जाएँ। और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि हम किसी भी अदालत को अपनी अदालत से बाहर नहीं जाने देंगे। जिस तरह ट्रैफिक कोर्ट है उसको ये बताया जा रहा है कि इसको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, कोर्ट प्रीमिसेस से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो लिहाजा इन 3 मुद्दों के ऊपर कल का प्रोटेस्ट होगा। ये समझा मैं। आपने जिस तरह कहा कि मैं बिल के खिलाफ नहीं हूँ, जो अथॉरिटी बनाया गया है उसको अमेंड किया जाए, लेकिन आप ये बताइए किस तरह से बिल जो है सही साबित होगा कि किराएदार के लिए और मालिक मकान के लिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब मैंडेटरी है, जब भी मालिक मकान अपने किराएदार रखता है, चाहे कमर्शियल हो या अपने पर्सनल यूज़ के लिए हो, उसको एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है। और अगर नहीं बनाता तो क्या प्रावधान है, क्या उस पर पेनल्टी हो सकती है? देखिए, ऐसा है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था अभी तक कि आपके घर में या आपके कमर्शियल बिल्डिंग में किसी ने रेंट पे लिया है तो आप उसको रजिस्टर कराएं। सेकंड, डिस्प्यूट बहुत ही, हमारे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो बहुत कम लोगों में डिस्प्यूट ये हुआ है, लेकिन जिनमें हुआ है तो कई बार हर आदमी एक जैसा नहीं है।
आपका अच्छा लैंडलॉर्ड है, आप अच्छे टेनेंट भी हो सकते हैं, आप अच्छे लैंडलॉर्ड भी हो सकते हैं, बट जब डिफरेंसेस आते हैं उसमें जो भी डिस्प्यूट होता था, कई बार लोग मकान खाली नहीं कर रहे थे तो वो कोर्ट में जाके सूट फाइल करते थे, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती थी। और इन नंबर ऑफ़ टाइम्स हम देख रहे हैं कई बार लोग 10-10 साल आपके पास रह रहे हैं रेंट पे, लेकिन आप कोई एग्रीमेंट भी नहीं करते थे। दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो अब ये मामला इस एक्ट को लाने से इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार की क्या मंशा है, मोटे तौर के ऊपर अगर हम समझें तो यही है, ताकि ये जो आपस की लड़ाई है वो राइटिंग में हो, लिखित रूप में हो, सो दैट ना टेनेंट को कोई प्रॉब्लम आए और ना ही जो ऑनर है उसको कोई प्रॉब्लम आए। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपना केस जो है वो रेवेन्यू कोर्ट, ये मैंडेटरी है अगर कोई नहीं करता इसको फॉलो? देखिए, मैंडेटरी तो मैं नहीं कह सकता अभी तक, अब ये तो आपकी चॉइस है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं, बट लोगों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 101% आप ये करना ही करना है, या आपके पास कोई आ रहा है, आपको कोई सवाल पूछ रहा है, हाँ जी ये बंदा आपके घर में रेंट पे रहता है, क्या आपने लिखित रूप में है या नहीं है, तो ये इट्स नॉट मैंडेटरी। कहना है कि कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यह है कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो एक किराएदार और मालिक मकान के बीच में होना बहुत लाजमी है, क्योंकि इससे जो है चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी, सो दैट कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आती है और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन की अगर कोई वायलेशन होती है तो एक स्मूथ फंक्शनिंग हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस एक्ट से जो स्मूथ फंक्शनिंग थी उससे इनको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जो आने वाले वक्त में जब इसको आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि ये कितना पब्लिक के हक में है, हित में है, या फिर इट्स अगेंस्ट पब्लिक। आपके इन तमाम बातों से मुझे एक चीज़ पता चली कि जिस तरह से मतलब एट द एंड हमें वकील एक चाहिए, उसी को लेकर हम डीएम के ऑफिस जाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे। जब हम पहले जाते थे कोर्ट में वकील अवेलेबल रहते थे, तो ये थोड़ा हार्ड बड़ा हो सकता है एक आम आदमी के लिए वकील करना, फिर डीएम के पास जाना। मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी वकील की रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको रेंट डीड ड्राफ्ट करवानी है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करवाना है तो आपको अल्टीमेटली एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी। बीमारी है, उसका इलाज कराने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो आप ABC किसी भी वकील साहब के पास जाएंगे, लेकिन आपको उनके असिस्टेंस के बिना ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आप रजिस्ट्री को देख रहे हैं, सेल डीड्स को दे रहे हैं, तो अब वो एक डॉक्यूमेंट बन गया, वो सिर्फ आपके नाम चेंज कर रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए की डील कर रहे हैं, लेकिन वो वकील को साइड कर रहे हैं। उनको एजेंट जो मिला है वो कहता है सर मैं ही आपकी डीड करवा दूंगा, सेल डीड करवा दूंगा। तो जब प्रोसेस है लोग उसी चीज़ में खुश हैं कि कम पैसे देने पड़ेंगे, अगर वकील को हायर करेंगे तो शायद थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, आप करोड़ रुपए की डील कर लेंगे, लेकिन आप वकील को 10, 20, 50 हज़ार रुपया देने में आपको तकलीफ़ होगी। लेकिन एट द लॉन्ग रन आपको जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है तब आपको एहसास होता है कि काश उस फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमने किसी वकील को 4 पैसे देकर हमने केस खायर किया होता तो शायद आज ये डॉक्यूमेंट में ये गलती नहीं होती। अब क्या है, धंधा क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता भी समझे। एजेंट बाहर बैठा है, उसने अपने नाम चेंज करने हैं, आपके ड्राफ्ट बना हुआ है, खाली नाम जो है पार्टीज़ के वो चेंज करने और अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाएगा। कल जब आपकी लड़ाई शुरू होगी फिर आपको एहसास होगा कि जब आप वकील करोगे किसी को अपने घर से निकालने के लिए या आप उसको वहाँ पर रहने के लिए करोगे प्रेस, तब आपको पता चलेगा कि लीगल इसके अंदर क्या क्या कमियां रह गई हैं जिसको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। कहने की ये बात है कि कोर्ट के अंदर जब प्रोसेस है वो आप बाहर की अदालतों में एग्जीक्यूटिव के पास, आप देखिए हमारे जज साहब बैठते हैं सुबह पूरे 10 बजे अदालतों के अंदर, पूरे 4 बजे तक वो आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं पर DC साहब के ऑफिस में जाएंगे आप तो वो आपको 10 से 4 तक अवेलेबल हर दिन नहीं मिल पाएंगे। हालांकि इतना बर्डन है हमारे कोर्टों के बीच ऊपर, उसके बावजूद एक तरीक़ाकार है जिसमें लोग जाते हैं, प्रॉपर उनकी सुनवाई हो रही है, डेट मिल रही है और प्रोसेस जो है वो फॉलो हो रहा है। हालांकि सारे लोग तो कोर्टों की सुनवाई के साथ भी मुतफिक नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस है और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है यही एक पुनिशमेंट है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ये बिल आया और जो आजकल हाल ही में चल रही है वेरिफिकेशन किराएदारों की, वो इसको इकट्ठे जोड़ रहे हैं। क्या जो पुलिस में आपने देनी है उनको कि हमारे घर में कौन रहता है, क्या रहता है, वो अलग है और ये अलग है? बिल्कुल अलग अलग है, 2 पहलू अलग अलग हैं। ये एक एक्ट है जिसमें ये तय हो गया है कि किस तरीके से आपकी रेंट का प्रोसेस जो है कैसे रेगुलेट होगा, और ऑनर्स के साथ वो वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला था। मुझे याद है कि एक ऑर्डर आया था कि आप अपने कंसर्न थानेदार को रिपोर्ट दे दें, आधार कार्ड दे दें,
और वहाँ पर रिपोर्ट करवा दें कि सर ये आदमी मेरे घर पे एज अ टेनेंट है। ये दोनों कानून अलग हैं। नहीं, वो कोई कानून नहीं है, वो एक आर्डर है। गवर्नमेंट ने एक आर्डर पास किया था, आई थिंक हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम ने शायद ये आर्डर पास किया हुआ। वो कोई कानून नहीं है, और वो एक आर्डर है जिसमें कहा था कि आप इंटीमेट कर दें अपने कंसर्न थाने के ऊपर, सो दैट उनको पता हो कि कौन आदमी किसके घर पे रेंट पे रह रहा है ड्यू टू दिस प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो ये जो है ये एक मजबूत कानून है जिसको आप अमेंडमेंट के अलावा आप साइड नहीं कर सकते। ये कानून, इसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने अपना मोहर लगा दी है, और 1 नवंबर 2025 से ये आप देख लीजिए छप के ऑफिशियल गैजेट में इस वक्त छप चुकी है और ये कानून बन चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी बातचीत करने के लिए। जो नया बिल जम्मू कश्मीर में पास हुआ, कानून जो लैंडलॉर्ड है और जो किराएदार है, मालिक मकान और किराएदार के बीच में जो बातचीत होगी वो लिखित में होगी, और उसकी अथॉरिटी जो है डीएम बने, और इस डीएम के तहत ये तमाम एग्रीमेंट होगा इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जो पुलिस थानों में आपने डिटेल्स देनी है वो अलग है, और इस सब पे क्या कुछ बातचीत की, क्या कुछ कहा, क्या अमेंड करने की ज़रूरत है, कल क्यों बार एसोसिएशन प्रोटेस्ट कर रहा है इसके लिए, और वर्क सस्पेंड है, इस सब को लेकर हमने बातचीत की। आपको क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है जो नया बिल जम्मू कश्मीर सरकार ने पास किया ये फ़ायदेमंद साबित होगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।